हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में 5 मार्च 2025 को 12th हिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखें, इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए पूरी कॉपी इतिहास की लिखकर लेकर आया हूं। एक टॉपर बच्चा जैसे कॉपी लिखता है वैसे ही मैंने ये लिखकर कॉपी पूरा बनाया है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में आप लोग लाइव देखने वाले हैं कि इतिहास का कॉपी एक टॉपर बच्चा कैसे लिखता है। आप लोग भी ऐसे ही लिखोगे 5 मार्च को स्टूडेंट, तो आपका 95% जो अंक है इतिहास में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा। कॉपी पूरी कैसे लिखें इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाने वाला हूं। पूरा पेपर जो इतिहास का होता है वो कैसे सॉल्व करें ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पूरा कॉपी में आपको दिखाने वाला हूं कौन सी गलती आपको कॉपी लिखते समय नहीं करनी है, ठीक है। कैसे कॉपी लिखनी है, कौन से प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, इस वीडियो में जानने को मिलेगा, ठीक है। पूरा पेपर भी मैं आप लोगों को इतिहास का सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, ये आपका तो स्टूडेंट पूरा पेपर हो गया, ये देखिए, ठीक है। 2025 5 मार्च को आपका 2025 का पेपर होने वाला है इतिहास का, ठीक है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, 450 यूबी ये पेपर कोड है आपका। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा पेपर को। निर्देश में दिया हो कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जो भी इस पेपर में प्रश्न दिए हुए हैं ये सभी प्रश्न आपका क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में दिया हुआ कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड गा में आपके 6 लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तथा खंड अड़ा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें ये जानकारी बताई गई है जो कि निर्देश के हिसाब से हमें पूरी कॉपी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा कॉपी जो है मेरे निर्देश के हिसाब से लिखकर लेकर आया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। अपने ज़माने में अपने पेपर में ने 2018 में स्टूडेंट पेपर दिया था इंटरमीडिएट का, ठीक है। और उसमें मैंने इसी तरीके से पूरी कॉपी को लिखा था। सबसे पहले जो आपको कॉपी का फर्स्ट कवर पेज होगा, इसमें जो जानकारियां होती हैं स्टूडेंट हमें भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है, 28 पृष्ठ कवर सहित रहता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे, तो आपको नाम नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड लिखा हुआ है। एक प्रकार से पेपर कोड यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका अनुक्रमांक हो जाएगा, यानी जो रोल नंबर होता है 8 6 3 2 1 5 9 7। अब यहाँ पर शब्दों में लिखना है 8 6 3 2 1 5 9 7। विषय आपका क्या है, इतिहास है, ठीक है। प्रश्न पत्र केवल है। उसके बाद में देखिए पेपर कोड होता है। पेपर कोड में आपको एक बार फिर से दिखा दूं, देखिए 450 यूबी, 450 यूबी ये पेपर कोड है आपका। उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन कौन सा है आपका, शनिवार, यानी मैंने मान लिया कि शनिवार है। आपका पेपर जो होने वाला है 5 मार्च 2025 को द्वितीय पाली में होने वाला आपका पेपर। केंद्र का नाम, यानी जहाँ पर आपका सेंटर गया वहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा जो आप जहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अपने ही चैनल का नाम लिख दिया है, शिवम स्टडी नॉलेज, ठीक है। परीक्षा कक्ष यानी रूम नंबर, तो आपका 5 नंबर रूम नंबर है, तो जो रूम नंबर होगा लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रूम नंबर लिख दिया है। दिनांक यहाँ पर आपका रहेगा, जैसे 5 तारीख को पेपर है तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये जो कवर पेज में जानकारियाँ होती है स्टूडेंट आपको भरना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं भरोगे तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, या कोई भी गड़बड़ी कर दोगे रोल नंबर में या किसी में तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग भर लीजिएगा। अब चलिए पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, पूरा कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट, ये कॉपी है स्टूडेंट टॉपर की तरह। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरी कॉपी में लिख कर लेकर आया हूँ, और एक ही सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट, आपका नागरिक शास्त्र पर वीडियो मिल जाएगा, समाज शास्त्र पर, हिंदी पर, भूगोल पर, अर्थशास्त्र पर, सभी पर वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस चैनल पर सब्सक्राइब अभी कर लीजिए चैनल को। अब देखिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके दिए जाते हैं, ये देख सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त है, तो इनमें से देखिए स्टूडेंट आपका सी हो जाएगा चन्हूदड़ो, जो कि राइट आंसर है। तो सबसे पहले खंड का लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था कि भैया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो खंड का करके हमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या का सी आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है लगभग 78 ईसा पूर्व का संबंध
है, किससे संबंध है, तो ये आपका किससे संबंध, कनिष्क के राजारोहण से, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, यानी जो राइट आंसर था उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। मैं पूरा पेपर आपका स्टूडेंट जो है पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। इसके प्रश्नों का यानी एक एक प्रश्नों का मैं उत्तर भी आपको स्टूडेंट देने वाला हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का काल कौन सा है स्टूडेंट, तो मनुस्मृति का जो काल है वो आपका ए वाला हो जाएगा, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ये लिख दिया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो भैया वो कोलिया वंश हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे, तो अमीर खुसरो भैया शेख निजामुद्दीन औलिया के संत थे, तो आंसर ए यानी लिख दिया है, राइटिंग से लिखिए। ठीक है, और ये जो आप बोर्ड एग्जाम में इन्हीं पेनों का आपको उपयोग करना है बोर्ड एग्जाम में, ये देखिए। ठीक है, एक आपका पटरी, एक आपका ब्लैक स्केच जिससे मैंने अंडरलाइन किया है यानी हेडिंग्स को लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या को, एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ये ब्लू पेन। ठीक है, ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है होती हैं और आपको कोई भी कलरफुल पेन का उपयोग नहीं करना है। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5वीं रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई, तो ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है, दोनों पेज में कैसे लिखना है सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसा वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, बहुत मेहनत करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गिड़गिड़ा रहे हैं और लाइक शेयर मांग रहे हैं, तो इसी से एक प्रकार से स्टूडेंट मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं। देखिए आपका 5वीं रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई, तो आपका आंसर सी हो जाएगा 1813 ईस्वी में। अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल या एक चेरी कहा था, तो आपके लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, आंसर बी। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई, तो इनमें से आपका 17 नवंबर 1921 हो जाएगा, बी वाला। दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू लिख दिया है। उसके बाद में और भी है, इसमें दिखा दूं आपको, ये देखिए आपका 10 नंबर है कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो जो आपका ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव है ये पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप 3 लाइनों का गैप कर दीजिएगा और इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या ब्लैक स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ये जो 3 रुपये वाला स्केच होता है, ठीक है, इसी का प्रयोग करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो आपके लिए एक जो है पेन सही है ब्लैक पेन। ठीक है, इसका प्रयोग कीजिएगा। और जो मार्कर होता है इसका प्रयोग आपको बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी गलती होती है। मैं दिखा दूं, जो मैं ब्लैक स्केच का प्रयोग करता हूं तो ऐसा स्केच करता हूं कि भैया दोनों साइड दिखे ना, एक ही साइड ले रहे हेडिंग और वही बेटर लगे, अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, और भी मैं दिखा देता हूँ। अब हमारा यहाँ से जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा, तो ये दिखा देता हूँ मैं। टोटल 5 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है कि किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं का नाम बताइए। अब इसका मैंने उत्तर लिखा है खंड खा में हमारा, जैसे कि इसमें 5 भाग दिए जाते हैं इतिहास में। ठीक है, तो 5 भागों के भैया सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको स्टूडेंट कि आपके इतिहास के पेपर में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके 5 मार्च के भी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए खंड खा लिख दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 था तो मैंने लिख दिया है और आंसर लिख दिया है कि गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना 2 प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दों में गैप है, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपका राइटिंग ही देखता है स्टूडेंट, राइटिंग लिखने का तरीका और कॉपी को आपने यानी जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर को किताबी भाषाओं से दिया है या अपने शब्दों में एग्जामिनर को समझाया है। ये नहीं कि भैया आप एग्जामिनर को क्या है किताबी भाषा ही लिखिए। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि भैया आप जो क्वेश्चन है यानी जो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है उसी को लिखिए। आप एग्जामिनर को वो प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में कैसे समझा सकते हैं, एग्जामिनर ये देखता है। ठीक है, और कहा गया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन में इतना एग्जामिनर को खुश कर दीजिए कि भैया एग्जामिनर सोचे कि भैया बच्चे को तो तरीका मालूम है, लिखने का तरीका मालूम है, इसको पूरा नंबर देना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कट करना चाहिए। तो इसी और टॉपर बच्चे का ही ऐसा करता है और आप लोग भी एक टॉपर हैं। ठीक है स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किन्हीं 2 स्थानीय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मजबूत करने का प्रयास किया। तो इसका उत्तर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12। दूसरा पहला है शाहमल। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परांगना के गांव वालों को क्या संगठित किया।
दूसरा है गोनू, छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल को एक प्रकार से मजबूत किया। स्टूडेंट, तो इस तरह से किन्हीं दो उदारवादी के नेताओं का नाम है, 2 नंबर यहाँ पर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और भी दिखा देते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गजपति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कॉपी में कैसे लिखना है इसका आंसर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइनों का गैप है और शब्दों में गैप रखिए जैसे पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। देखिए, गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा हो चुकी है, ओडिशा पहले क्या उड़ीसा हुआ था, अब ओडिशा, इसमें और भी है। ये देखिए कि एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था कि विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़े के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी का संज्ञा दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो क्वेश्चन है यानी विजयनगर, जो आपका 7 चैप्टर है क्लास 12 हिस्ट्री में, एक साम्राज्य विजयनगर, उसी से लिया गया आपका ये प्रश्न बनना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन 14 नंबर कि इब्न बतूता के वृतांत के 2 मुख्य दोष बताइए। 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बेसिकली 25 शब्दों से कम में आपको देना होगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 25 शब्दों से आप ऊपर नहीं जाइएगा, 25 शब्द से आप 5 शब्द या 10 शब्द आप ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उससे मत जाइएगा, क्योंकि भैया आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न को 50 शब्द में लिख देते हैं। मिलना आपको 2 ही नंबर है, क्योंकि भैया सभी सब्जेक्ट के लिए, यानी जो आपका जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें 2 नंबर का होता है, समाज शास्त्र होता 3 नंबर होता, अर्थशास्त्र होता 3 नंबर होता, लेकिन इसमें जो है आपका 2 ही नंबर दिया जाता है। तो उसमें भैया क्राइटेरिया है कि 25 शब्दों से कम शब्दों में आप लिखना है। अब उसके लिए आप 50 शब्दों में लिख देते हैं तो एग्जामिनर का दोष नहीं है, क्योंकि भैया वो 2 नंबर के लिए निर्धारित है। और आप केवल एक ही बच्चे तो नहीं है कि भैया आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा, सभी बच्चों पर अप्लाई होता है ना। तो उसके लिए आपको सारे प्रश्नों को निर्धारित अंक और जो पॉइंट दिया होता है उसी के हिसाब से करना होता है। तो क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के वृत्तांत के 2 मुख्य दोष बताइए। तो पहला है इब्न बतूता ने घटनाओं की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा है उसने अपने वृत्तांतों में यहाँ पे देखिए वृत्तांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसमें और भी है, जैसे मैं प्रश्न सहित उत्तर आपको बताऊंगा स्टूडेंट। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें। 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए 15 नंबर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, कोट दीजी, ठीक है, और रंगपुर, रोपण, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली एवं धोलावीरा आदि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र थे। तो इसका नाम मैंने बता दिया, जैसे कि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र नाम बताना था, तो स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ों को बता दिया। और लाइनों को, जो स्टूडेंट लाइन है इसको ड्रा जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा मत खींचिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक सीमित समय जो आपके पटरी होती है ना, एक स्केल जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम पटरी कहते हैं स्टूडेंट, देहाती भाषा में इसको पटरी कहा जाता है। तो इसको इस तरह से क्या है, लाइनों को खींच लीजिएगा, एक पटरी खींच लोगे इनफ रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, जो कि टोटल आपके पेपर में आपको मैं निर्देश फिर से एक बार दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, ये देखिए 5 नंबर का एक प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले मैंने गा लिख दिया स्टूडेंट, क्योंकि ये 5 खंड में डिवाइड है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो खंड गा में प्रश्नोत्तर संख्या 16, इसका आंसर देखिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों, जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था या शक्तिशाली हो जाना था, ठीक है, निम्नलिखित कारणों ने उनकी शक्ति के विकास में योगदान है। इनके शक्ति के विकास में क्या है भैया, योगदान है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए जोतदार ताकतवर हस्ती क्यों थे, इसमें 2 पॉइंट में मुख्य रूप से जोड़ा हुआ हूँ। सबसे पहला है जोतदारों के पास जमीन के विशाल रकबे थे। कुछ जोतदारों के पास तो हजारों एकड़ भूमि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। दूसरा है वह अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर बटाईदारों, जिन्हें यहाँ पे देखिए अधियार अथवा यहाँ पे देखिए बरगदादार भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रामीण जो बंगाल में देखिए, या ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार ताकतवर हस्ती क्यों हो गए, इसका आंसर यहाँ पर
दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ स्टूडेंट कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 50 शब्दों में इसका आंसर दे दोगे स्टूडेंट तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका आंसर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसके थोड़ा यानी एक प्रकार से पैराग्राफ के माध्यम से हो गया है। देखिए आंसर, विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्रायद्वीपीय के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था, अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। विजयनगर की जल आवश्यकताओं का तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जल कुंड से पूरा किया जाता था। विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताओं को हिरिया नहर से पूरा किया जाता था। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइटिंग से लिखा गया है, शब्दों में गैप है जिससे पढ़ने में यानी शब्दों में क्या एक प्रकार से छोटा छोटा गैप है जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को भी स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं और जो मैं लिख कर लेकर आया हूँ क्या मैं अच्छा लिखा हूँ बेकार लिखा हूँ तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा भैया कि आप लोग कैसे हो, कैसी तैयारी आपकी चल रही है और आप लोगों को इतिहास हो या कोई भी आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हो स्टूडेंट, मैं सभी का पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए स्टूडेंट, हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारा 18 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। ये तभी हो सकता था यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ देते। ये तभी हो सकता था तब भैया क्या हो सकता था कि जब अंग्रेज भारत को हमारी भारत को छोड़ दे। अब देखिए यहाँ पर काले पेन का प्रयोग किया, यानी पॉइंट है, हेडिंग जिसको हम कहते हैं पॉइंट के हिसाब से लिखना, एग्जामिनर भी इसी इम्प्रेस होता है। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें कारण क्या है या प्रमुख कारण, दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर और बर्मा जिसको म्यांमार निकल गए। गांधी जी यहाँ पे देखिए निकल गए। गांधी जी को ये विचार था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ना छोड़ा तो इस देश के लोगों की वही दुर्दशा होगी जो बर्मा और मलाया के लोगों की हुई थी। तीसरा पॉइंट है, आंदोलन को प्रारंभ करने का एक और कारण यह था कि हिटलर और उसके साथियों का प्रोपेगेंडा बढ़ रहा था, यानी भैया पूरी दुनिया में दबदबा बन रहा था। 1945 में जो एक प्रकार से जो हिटलर था उसकी मृत्यु हो गई भैया, अपने आप को गोली मार दिया था, लेकिन उसका जो एक प्रकार से दबदबा था वो यूरोप में तो है ही था, अब एशिया में भी दबदबा उसका आ रहा था। तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था स्टूडेंट, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से लिखा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके टॉपिक है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट जो कि मुझे पढ़ने में बेसिकली बहुत अच्छा लगा। एक हिस्ट्री हो गया, एक आपका शिक्षा शास्त्र। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे लिए इतना अच्छा सब्जेक्ट था। मैं आपको लिटरली बता दूं, जिस पर मुझे बिलीव था उसमें कम नंबर आए, लेकिन जिन पर मुझे बिलीव नहीं था उन पर ज़्यादा नंबर आए। देखिए जैसे मैं इतिहास में बात करूं तो मेरा 86 नंबर आया था स्टूडेंट, और जो हमारा एक प्रकार से जो वो था नंबर शिक्षा शास्त्र उसमें भी नंबर कुछ इसी प्रकार से आए थे। ठीक है, तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पुरानी कथाओं से रिलेटेड है, यानी जो पास्ट में बीत चुका, यानी जो आपका भूतकाल में बीत चुका उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतिहास के ऊपर आप लोग बेस्ड हो जाए, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि रुद्र दमन के प्रस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में बताइए। देखिए स्टूडेंट, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। क्या था? कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक या शासक रुद्र दमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था।
ठीक है, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन था, जो कि पूछा गया था कि रुद्र दमन के प्रस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में बताइए। तो मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, 20 नंबर, भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जो भक्ति आंदोलन है इसके कारणों का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। 5 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे। तो भैया डिटेल में वर्णन चलिए कर देते हैं। ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन था ना कि भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 50 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। और ये भी स्टूडेंट आप लोगों को जानकारी मिल रही है कि कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी बिना किसी हिचकिचाहट से। देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है स्टूडेंट, वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है मुस्लिम शासकों के बर्बर, यहाँ पे देखिए बर्बर शासक से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से ग्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। दूसरा है सूफी संतों की उदार एवं यहाँ पे देखिए सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। उसके बाद में तीसरा है हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण को दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यानी सारी चीज़ों में बताऊंगा, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। और टॉपर की तरह मैं कॉपी हर साल आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अलग अलग तरीका होता है कॉपी लिखने का। देखिए अलग सा अगले साल था, देखा जाए पिछले साल तो अलग तरीका था, इस साल अलग तरीका, तो एक अलग तरीका होता है। ठीक है, अब आप लोग कहें और स्टूडेंट साल बदलते रहता है तो तरीका भी बदलेगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। इसका उत्तर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय का। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। सबसे पहला है नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। ठीक है, नागरिकों को क्या दिया गया भैया, न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। दूसरा है अल्पसंख्यकों को पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में दमित यानी जिसको दलित कहा जाता है एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। और तीसरा पॉइंट है इसमें, जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। तो ये भैया जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1986 को जो 46 को उद्देश्य प्रस्ताव पर जोर दिया था। तो 21 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट। 250 शब्दों में इसका आंसर हमें देना होता है पेपर में। देखिए टोटल 3 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। टोटल 6 क्वेश्चन्स आपके पेपर में दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 22 नंबर क्वेश्चन कि महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं का चर्चा कीजिए। 5+5 नंबर। वो ऊपर वाला प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो आप अथवा करके ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूपों के प्रकारों तथा इनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है कि महावीर के जीवन में उनकी शिक्षाओं का चर्चा कीजिए। ये देखिए खंड घा, ठीक है, खंड घा। प्रश्नोत्तर संख्या 22 हमें 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है। आप केवल 2 ही पेजों में लिखना है आपको। जो बोर्ड वाली कॉपी होती है स्टूडेंट वो थोड़ी बड़ी होती है और उसमें 2 पेज लिख दोगे तो 250 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा मैंने पैराग्राफ के, क्योंकि भैया उसमें क्या है महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं का चर्चा करना था। तो इसका उत्तर देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गात्रिक, यहाँ पे देखिए गात्रिक कुल के मुखिया तथा माता यहाँ पे देखिए माखा त्रिशला। देखिए माता जो है इनकी किसकी, स्वामी जी की, महावीर स्वामी का त्रिशला लिच्छावी राजा चेटक की बहन थी। इनके देखिए इनके बचपन का नाम वर्धमान था। किसके नाम, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा यानी अनुज्जा प्रियदर्शिनी था।
ठीक है। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिनी वर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। ठीक है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनको, यहाँ पर देखिए, इनको जुभिक ग्राम के समीप ऋतुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन यानी विजेता, अहत, पूज्य और निर्गत यानी बंधक मुक्त कहलाए। तो ये इनके बारे में थोड़ा, इनके यानी जीवन परिचय के बारे में आप लोग इसको कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है। इसमें और भी है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था भैया कि उनकी शिक्षाएं क्या थी, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, महावीर की शिक्षाओं के बारे में भी बात किया गया है। देखिए, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है। सबसे पहला, जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। इसके प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना नितांत आवश्यक है। ये 3 रत्न है। सबसे पहला है सम्यक ज्ञान, अर्थात देखिए, सम्यक ज्ञान अर्थात यहाँ पर क्या दिया होता है कि 3 रत्न है जो है आवश्यक है। यहाँ पर 3 नहीं, मैंने 4 लिख दिया स्टूडेंट। देखिए, आप 3 लिख दीजिएगा, लेकिन सम्यक ज्ञान अर्थात अज्ञान दूर करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करना। ज्ञान की प्राप्ति तीर्थकारों के उपदेशों का अनुसरण करने से ही हो सकती है, अनुसरण करने से ही हो सकती है। दूसरा है स्टूडेंट कि सम्यक दर्शन यानी ध्यान अर्थात तीर्थकारों में विश्वास रखना तथा सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। सत्य के प्रति क्या रखना भैया? श्रद्धा रखना। यहाँ पे देखिए, श्रद्धा रखना। तीसरा सम्यक चरित्र यानी आचरण अर्थात अच्छे आचरण अथवा कार्य करना। उसके बाद में चौथा है जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्वास जो प्रणमान है सृष्टि के कण कण में, चाहे वह जड़ है या चेतन आत्मा का निवास है। जैन धर्म के मान्यता के अनुसरण मनुष्य के कर्म ही उनके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं। तो एक प्रकार से ये महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं का चर्चा किया गया है। 10 नंबर इतने में आपको बिल्कुल पक्का दे दिया जाएगा स्टूडेंट। एग्जामिनर जो कह रहा था कि भैया मैं नहीं दूंगा, वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, पूरा नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने मेहनत किया है। आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, होशियार स्टूडेंट, इसमें कुछ कमज़ोर भी स्टूडेंट हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट वो अच्छे नहीं है, अच्छे सभी हैं। बस मेहनत कीजिए आप लोग। ठीक है, जो नहीं आता है उसके लिए बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि भैया कहा गया मेहनत करने वाला और प्रयास करने वाला ही बच्चा कन्फर्म, जो एक प्रकार से वो होता है जो उत्तीर्ण होता है, परीक्षा हो या जीवन हो, उसमें उत्तीर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 3 + 7 नंबर दिया जाएगा। सूफीवाद क्या है, इसके लिए 3 नंबर, इसके मूलभूत सिद्धांतों के लिए 7 नंबर। अथवा करके दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कर दीजिए। तो दोनों में से मुझे किसी एक को करना था। मैंने सूफीवाद किया है, इसके जो मूलभूत सिद्धांत इसका मैंने वर्णन कर दिया है स्टूडेंट। तो मैं दिखा देता हूं आपको 23 नंबर क्वेश्चन। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो है, यहाँ पे देखिए, तशव्वुफ। कुछ यह क्या है, तशय्युफ, इस तरह से होता है ना, तशय्युफ, यानी इस तरह से मैं दिखा दूँ, तशय्युफ। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार ये शब्द सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ ऊन है। ये उस खुरदरने ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिस सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। ये भी संभव है कि ये शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहाँ निकट अनुयायियों, देखिए, अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। उसके बाद में देखिए, सूफीवाद में मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में उत्तर दिया हुआ है कि सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वास एवं यहाँ पे देखिए, आचरण या विश्वास एवं आचार या आचरण होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, आचरण या आचार लिखा हुआ है, आचरण, इस तरह से हम लिख देंगे आचरण। देखिए, विश्वास एवं आचरण निम्नलिखित है, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंटों के थ्रू समझाया गया। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सूफी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार परमात्मा एक है, जिसे वे अल्लाह कहते हैं। परमात्मा एक है भैया, जिसे वो क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपने गाना सुना होगा ना, तारीफ मेरी। तो देखिए, दूसरा है, इसमें जैसे कि बताया गया था कि इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कर दीजिए, तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट है, अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण सूफी मत का एक प्रमुख सिद्धांत है। उनके अनुसार
प्रत्येक मनुष्य को अपना सर्वस्व, अब देखिए सर्वस्व अल्लाह को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वो अल्लाह की रहमत प्राप्त कर सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जो कि हमारा सूफीवाद क्या था, इसकी परिभाषा का, इसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा ये। उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट है कि सूफी मत पीर अथवा गुरु को सर्वाधिक महत्व देता है। पीर अपने मुरीदों यानी शिष्यों को अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताता है। चौथा है सूफी सच्चे दिल से नमाज पढ़ने पर अत्यधिक बल देते हैं। उनके अनुसार नमाज के द्वारा ही मनुष्य अपनी आवाज़ अल्लाह तक पहुंचा सकता है। पांचवा है सूफी मानव मात्र की सेवा करना परम धर्म समझते हैं। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं और अल्लाह के बंदे हैं। वही मनुष्य अल्लाह को सबसे प्यारा है जो उसके बंदों को प्यार करता है। पांचवा 6 नंबर पॉइंट इसमें, सूफियों के अनुसार अल्लाह हर किसी के प्रति दयालु है, इसीलिए उससे डरना नहीं चाहिए। तो यानी भैया 6 पॉइंट स्टूडेंट बताया गया है जो कि इसके मूलभूत सिद्धांतों यानी सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट मैंने पॉइंट के थ्रू लिखा है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं आंसर भी बता रहा हूँ, पूरा पेपर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोगों को ये भी तरीका मालूम हो चल रहा है कि कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, डंडी को आप हर पेज में खींचिएगा और कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग खींचना है, ये सब आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा तरीका है जो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो अभी भी मौका है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही मैं तैयारी आपकी पूर्ण रूप से कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, हिंदी हो आपका या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का तैयारी मिलेगा, सभी का पूर्ण रूप से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा A to Z जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 24 नंबर, असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए अथवा करके दिया हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के पतन को कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए 24 नंबर का मैंने अथवा वाला किया है। अब इसका आंसर को देखकर कैसे लिखना है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 24 का अथवा, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। जैसे मान लीजिए कि आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह से हेडिंग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के एक प्रकार से कारण है उसके बारे में मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, यानी कुछ पॉइंटों के थ्रू। देखिए सबसे पहला है कुछ विद्वानों यथा हीलर, गार्डन, चाइल्ड, मेके, पिगटा या पिगट आदि के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमणों द्वारा हुआ है। अमेरिकी इतिहासकार केनेडी ने सिद्ध कर दिया कि मोहनजोदड़ो के, यहाँ पे देखिए, नरकंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रस्त थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो नरकंकाल हैं वो मलेरिया या जैसी किसी बीमारी से क्या ग्रस्त थे। दूसरा है एक आधुनिक मत यह है, ये क्या है, एक आधुनिक मत यह है कि इस सभ्यता ने अपने साधनों का ज़रूरत से ज़्यादा व्यय कर डाला जिससे उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। अब आप लोग से स्टूडेंट एक कमेंट में हमारा सवाल है जो कि मुझसे खुद बना कि जो हड़प्पा सभ्यता था ये शहरीकरण सभ्यता था या नगरीकरण। आप लोग ईमानदारी से, आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो आप लोग इस तरह से कह दीजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। लेकिन ईमानदारी यहाँ पर ज़रूरी होनी चाहिए। मैंने काफ़ी बार आपको बताया मॉडल पेपर में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो शहरीकरण था या जो आपका मोहनजोदड़ो है ये शहरीकरण था या आपका एक प्रकार से नगरीकरण था। तीसरा पॉइंट देखिए, रूसी विद्वान फिर दिमित्रियो का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाली किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट अदृश्य गाज के कारण हुआ। इस अदृश्य गाज से निकलती हुई ऊर्जा तथा ताप 15,000 सेल्सियस के लगभग मानी जाती है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनाश या विनिष्ट हो गया या विनाश हो गया, स्टूडेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट इसमें, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चंदूदड़ो तथा SR राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण माना है। पांचवा है मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण परिलक्षित होने लगे थे। अब मकान व्यवस्थित ढंग से नहीं थे तथा उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग भी अधिक होने लगा, अतः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगी। 6 नंबर पॉइंट है, अमेरिकी इतिहासकार KUR केनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से सिंधु सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई।
7वां पॉइंट है भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए जिससे लोगों को सिंचाई, पीने के पानी आदि का अभाव हो गया। शाश्वत प्रदेश इसका उदाहरण है, इस कारण लोग यहाँ से अन्य स्थानों पर चले गए। तो ये भैया 7 पॉइंट मैंने बताया है जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन को कारणों को दर्शाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पूरा पेपर में सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यानी ये जो ऐतिहासिक तिथि है इसके घटनाओं के बारे में बताना कि भैया इस दिन कौन सी ऐतिहासिक तिथि थी या कौन सी घटनाएं घटी। जैसे यहाँ पर देखिए 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि अब हमारा मानचित्र और ऐतिहासिक तिथि से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या सारे को मैंने बता दिया। देखिए जैसे 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था इस दिन। और तीसरा क्वेश्चन देखिए कि 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध का लुबुंगनी में जन्म हुआ था। चौथा क्वेश्चन है 375 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना था। पांचवा क्वेश्चन है 606 ईस्वी में क्या हुआ था, तो हर्षवर्धन राजा बना था। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन 1539 ईस्वी में क्या हुआ था, तो चौसा के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से पराजित हुआ। और 7वां क्वेश्चन है कि 1780 ईस्वी में क्या हुआ था, तो हैंसीस्टंग द्वारा प्रत्येक डिवीजन में दीवानी अदालत खोलने की व्यवस्था की गई। और 8वां क्वेश्चन है 1828 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा हुई। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, तो चंपारण का आंदोलन हुआ था। 10 नंबर हमारा आखिरी क्वेश्चन है एक ऐतिहासिक तिथि से रिलेटेड कि 1928 ईस्वी को क्या हुआ था, तो बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। तो ये स्टूडेंट ऐतिहासिक तिथि जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऐतिहासिक तिथि यानी ये दिया हुआ था और ये हमें लिखना होता था कि कॉपी में कैसे लिखना है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। और पेपर में भी आप लोग ऐसे ही लिखना का है। ठीक है, आपको प्रश्नों का उत्तर इस तरह से आपको आंसर देना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को लिखिए और सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, 1 नंबर इस पर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और 1 नंबर आपको दर्शाने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए दिखा देता हूं स्टूडेंट, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले प्रश्नों का उत्तर मैं दे देता हूं, फिर मैं आपको मानचित्र में दर्शाकर दिखा देता हूं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो पहला क्वेश्चन का कालीबंगन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया था, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, वह स्थान जहां इवमबाड़ा स्थित है। ठीक है, तो ये देखिए कालीबंगन वाला थोड़ा डाउट लग रहा है स्टूडेंट कि ये कहाँ पर है कालीबंगा। ठीक है स्टूडेंट, कालीबंगा कहाँ पर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या राजस्थान में है या गुजरात में है। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया कि जो आपका कालीबंगन है राजस्थान में स्थित है। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि वह स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो कालीबंगन राइट आंसर होगा। अब ये मानचित्र दिया हुआ है तो इसमें कैसे दर्शाना है, जैसे कि मुझे कालीबंगन यहाँ पर मिला है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा काली, इस तरह से कालीबंगन। ठीक है, पहला क्वेश्चन का था ना, तो पॉइंटर लेकर जाकर आप पहला क्वेश्चन इस तरह से लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया था, तो कुरुक्षेत्र था। कुरुक्षेत्र कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, आपका हरियाणा में शायद है। तो ये देखिए आपका दिल्ली हो गया, यूनिट टेरिटरी। थोड़े मैं कुरुक्षेत्र के बारे में यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं पॉइंटर लेकर कुरुक्षेत्र लिख देता हूँ स्टूडेंट इस तरह से। कौन सा पॉइंट था हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन था ना, तो इस तरह से लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आपका इलाहाबाद का कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज। तो हमारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपका इलाहाबाद प्रयागराज पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इलाहाबाद लिख देता हूँ सिंपल सा। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद में वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, कलकत्ता कहाँ पर है भैया, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह से मैं कोलकाता लिखकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोलकाता।
पहले कलकत्ता हुआ करता था, अब कोलकाता है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा भैया, चौथा नंबर। तो इस तरह से पॉइंटर लेकर लिख देना है। और वह स्थान जहाँ इमाम बाड़ा स्थित है तो आपका लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ कहाँ पर है स्टूडेंट, आपका लखनऊ स्टूडेंट यहीं पर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो पांचवा क्वेश्चन था ना, इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट पूरा चीज़ों को बता दिया कि कैसे आपको लिखना है, कैसे मानचित्र को दर्शाना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ कि बोर्ड एग्जाम में आपको इतिहास का मानचित्र कैसे भरना है, उसके प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं, ठीक है, कैसे भरना है आपके ऐतिहासिक तिथि से रिलेटेड, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है। कॉपी में ऐसे ही लिखना है और आपको ऐसे ही दर्शाना है स्टूडेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट जो आज का ये वीडियो था आप लोगों के लिए, मैंने पूरा वीडियो में सारी चीज़ों को बता दिया, पर पेपर को भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है और पूरी कॉपी कैसे लिखनी इतिहास के ये भी मेरे बारे में बता दिया पूरा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर आप लोग नए हैं, हमारे नए फैमिली है, मेंबर हैं आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ऐसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी टॉपिक पर आप कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।